I am Ashish Kumar, maths teacher at Ashish Tutorial and Inspiration Classes. Welcome to the YouTube channel of Ashish Tutorial. स्टूडेंट्स, हम लोग आज से चूंकि देख रहे हैं कि पूरा विश्व लॉकडाउन है, लगभग सभी लोग अपने घरों में बंद हैं, तो 11 और 12 क्लास के लिए भी पढ़ाई YouTube के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी से शुरू करने के पीछे कारण यह है कि जो स्टूडेंट इस समय 12 क्लास में है यानी 11 से आगे बढ़ चुके हैं, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी चैप्टर छूटा हुआ है, और जो 11th में इस बार गए हैं उनके काम में भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी चैप्टर। यानी कि यह क्लास 11, दैट मीन्स वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इस साल यानी 2020 में 10th का एग्जाम दिया है या फिर 2021 में 12 का एग्जाम देने वाले हैं, इन दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। इस प्रोबेबिलिटी सेक्शन में हम लोग 11 क्लास के प्रोबेबिलिटी से पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते 12 क्लास के प्रोबेबिलिटी तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। जब 11 क्लास का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग 12 क्लास का प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करेंगे, तो 11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, दैट मीन्स वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनके लिए क्लास 11 के शुरुआत से कोई एक चैप्टर हम शुरू कर देंगे। चैप्टर शुरू करने के पहले एक जरूरी सूचना हो, किसी भी स्टूडेंट्स के पास क्लास 11th या क्लास 12th के बुक अगर अवेलेबल नहीं है तो वह हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, हम उनको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसे आप फोन में भी यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक के लिए क्लास 11 या क्लास 12 के ई बुक के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक क्लास 11 और क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बुक पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पे। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर नहीं है जो पहली बार हम सुन रहे हैं, प्रोबेबिलिटी टर्म हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर 9th में पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10th में पढ़ते थे, तो एक बार हम रिपीट करेंगे उन चीजों को जो पहले पढ़ चुके हैं ओरली। उसके बाद हम जानेंगे कि 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी कहां से पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले हम पढ़ते थे डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको लिख नहीं रहे, इसे एक बार बता रहे हैं क्योंकि आप यह 2 बार पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में और क्लास 10th में। तो अगर कहा जाए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, देन तो न्यूमेरिकल पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। यानी किसी घटना के, किसी इवेंट के होने के न्यूमेरिकल चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आज बारिश होगी, इसकी संभावना बहुत कम है, या आज बारिश होगी इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो यह पॉसिबिलिटी तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कोई ऐड नहीं किया गया है। वही अगर हम कहें कि आज बारिश होने की संभावना 40% है या आज बारिश होने की संभावना 90% है, यानी बारिश होने के पॉसिबिलिटीज को, चांसेस को जब हम न्यूमेरिकल टर्म से जोड़ देते हैं तो उस पॉसिबिलिटी का नाम बन जाता है प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी को एक दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं द न्यूमेरिकल सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने के न्यूमेरिकल सर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का यह डिफिनेशन था। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रोबेबिलिटी के बाद आता है एक्सपेरिमेंट। इसका भी डिफिनेशन हम पहले पढ़े लेकिन एक बार फिर से रिपीट करें। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, जैसे हम बोल रहे हैं यह भी एक ऑपरेशन है, अगर हम कुछ लिख रहे हैं यह भी एक ऑपरेशन है, एक डाइस फेंक रहे हैं वह भी एक ऑपरेशन है, एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं यानी एक सिक्के को फेंक रहे हैं तो वह भी एक ऑपरेशन है। लेकिन एक्सपेरिमेंट किस ऑपरेशन को कहते हैं, तो द ऑपरेशंस that have some well predefined outcomes are called experiments। यानी वैसे ऑपरेशंस जिनके आउटकम पहले से प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन मतलब कि इन्हीं में से कुछ आएगा। जैसे अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो आउटकम फिक्स है कि पहले से 1 2 3 या 4 5 6 इन्हीं 6 में से कोई एक आउटकम होगा। दैट मीन्स थ्रोइंग ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। यानी वैसा ऑपरेशन करना जिसके आउटकम पहले से वेल डिफाइंड है कि इन्हीं में से कुछ होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यह एक ऑपरेशन है लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं है,
क्योंकि इसके आउटकम प्री डिफाइन नहीं है। कितने लोग देखेंगे, कितने लोगों को समझ में आएगा, कितने लोग हैं जो नहीं देखेंगे, कितने लोग को बोरिंग लगेगा, आधा देख के इसको बंद कर देंगे। तो इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं इस वीडियो अपलोड करने के, यह पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, इसलिए यह ऑपरेशन एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब एक एक्सपेरिमेंट में आपके बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे जो आप पहले बताने का ट्राई करेंगे, फिर हम उसके आगे बोलेंगे। एक सिक्का है टू हेडेड क्वाइन। टू हेडेड क्वाइन मतलब दोनों तरफ हेड ही है। जैसे आपने शोले मूवी देखा होगा या यह सीन जो बहुत फेमस है उसमें का कि बार बार वो लोग टॉस करते हैं क्वाइन को जिसमें दोनों साइड हेड रहता है। तो एक टू हेडेड क्वाइन है, अगर उसको टॉस किया जाए तो यह एक ऑपरेशन तो है, एक काम तो है, लेकिन एक्सपेरिमेंट है या नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का आंसर हाँ हो, कुछ लोगों का आंसर ना हो, लेकिन आपको बताएं कि इट इज एन एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि जब टू हेडेड क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं तो दोनों साइड हेड है, तो जो भी आउटकम्स हैं इस ऑपरेशन के, यानी सिक्के के फेंकने के जो रिजल्ट्स हैं वो फिक्स हैं पहले से कि हेड ही आएगा। तो वैसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम है कि इन्हीं में से कुछ आएगा तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी टू हेडेड क्वाइन को फेंकना है, क्या है? एक्सपेरिमेंट है। एक फेयर क्वाइन जिसमें एक साइड हेड है एक साइड टेल है, उसको भी अगर हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जो भी आउटकम्स हैं पहले से डिफाइंड है कि इन्हीं दोनों में से कोई आएगा, तो इसलिए एक फेयर डाइस क्वाइन को भी टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और नया टर्म जुड़ता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का एन एक्सपेरिमेंट दैट हैव एटलीस्ट टू प्री डिफाइंड आउटकम्स। एक वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके कम से कम दो प्री डिफाइंड आउटकम्स हों। अब दो प्री डिफाइंड आउटकम, इसको दूसरे तरह से यह भी हम बोल सकते हैं, एन ऑपरेशन हुज रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। अब जैसे टू हेडेड क्वाइन है, उसको टॉस कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसमें एक ही आउटकम है हेड, पॉसिबल आउटकम एक है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि टू हेडेड क्वाइन है तो इसको चाहे 1000 बार टॉस किया जाए लेकिन जो आउटकम होगा वह क्या होगा? हेड होगा। तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट बट इट इज नॉट ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट तो है लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहेंगे? जिस एक्सपेरिमेंट में कम से कम दो आउटकम हो कि इन दोनों में से कुछ हो सकता है, यानी कि हम आउटकम पहले 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि यही आएगा एक आउटकम, तब हम उसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और हम लोग जानना कहां से है, यह जाने प्रोबेबिलिटी के 11th क्लास में यह चीज हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो हमें जानना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से पढ़ना शुरू करना है, जो क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी में आता है। बात करेंगे हम सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे सेट क्या होता है। 1 मिनट का समय लेते हैं सेट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो वैसे भी स्टूडेंट देख रहे हो जो 11th में अभी कुछ भी नहीं पढ़े, तो उनको पहले सेट तो बेसिक जानना होगा कि व्हाट इज सेट, तभी हमें सैंपल स्पेस समझ में आएगा। तो सेट के बारे में बात करें, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, है ना। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के जैसे कि हम कहें कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, शुरू के 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो शुरू के 5 नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। यह शुरू के 5 नेचुरल, शुरू इन नंबर्स 1 2 3 4 5 का जो कलेक्शन होगा वह एक सेट कहलाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं यह समझना है। जैसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज ए सेट, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो हम लिख देते हैं कि एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 और 5 लिख दिए, तो यह शुरू के 5 नेचुरल नंबर का कलेक्शन हुआ, जिसको हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। अब अगर सेट बेसिकली आप समझ गए कि बेसिक सेट क्या है, तो उसके लिए अब हम कहा चलते हैं, सैंपल स्पेस पे बात करेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस क्या है? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी पॉसिबल आउटकम्स का सेट उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे यहां पर बात करेंगे कैसे, तो सैंपल स्पेस का डिफिनीशन लिख सकते हैं सेट। सेट को हम क्या लिख सकते हैं? कलेक्शन भी बोल सकते हैं, सेट और कलेक्शन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स
पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वह बिना रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो भी, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट. All possible outcomes, set of all possible outcomes of an experiment is called sample space of that experiment. यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस उस एक्सपेरिमेंट का. देखिए ध्यान से सुनेंगे कि आप कोई भी बुक बना रहे हैं तो उस बुक का पहला पूरा एक्सरसाइज मिलेगा. एनसीईआरटी बनाया, अभी हम प्रिस्क्राइब करेंगे. इस सिचुएशन के लिए सबसे बेहतर किताब एनसीईआरटी ही होगा. एनसीईआरटी के बुक में या कोई भी बुक है उसमें पहला एक्सरसाइज पूरा यही होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उन एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना. आप अगर सैंपल स्पेस समझ गए, कुछ एग्जांपल बोल रहे हैं उससे और बेहतर तरीके से समझ गए सैंपल स्पेस, तो पहला एक्सरसाइज आपका 11 क्लास के प्रोबेबिलिटी का बन जाएगा. अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन पे. कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं जिनको देख के आपको समझ में आएगा कि सैंपल स्पेस होता क्या है. ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम्पल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं. राइट द सैंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. देखिए इसमें पहला हम देते हैं, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा. फर्स्ट, throwing a pair of dice, a pair of coin. Throwing a pair of coins की जगह पे टॉसिंग, जब कॉइन आ गया तो इसको हम टॉसिंग लिखते हैं. टॉसिंग ए पेयर ऑफ कॉइन यानी एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसका दो क्वाइन को, पेयर ऑफ क्वाइन मतलब दो क्वाइन हमको एक साथ टॉस करते हैं तो उसका सिंपल स्पेस क्या होगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे. सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन ऐसा आपको बुक में मिलेगा लिखा हुआ कि राइट द सिंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ए पेयर ऑफ क्वाइंस. तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे व्हेन ए पेयर ऑफ क्वाइन इज टॉस्ड, व्हेन ए पेयर ऑफ क्वाइंस इज टॉस्ड. अब देखिए सैंपल स्पेस जो होता है उसको डिनोट करते हैं एस से. किससे डिनोट करते हैं, एस. तो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू क्या होगा, सेट बनाना है, मतलब मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो आउटकम क्या क्या हो सकते हैं उन सभी आउटकम का लिस्ट लिख देना है, यहाँ पे नाम लिख देना है. तो जब हम दो क्वाइन टॉस करेंगे तो हो सकता है कि पहले और दूसरे दोनों पे क्या है, हेड आए. क्या आउटकम हो सकता है, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर टेल और हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए. अब जब दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम यही चार होंगे. इन चारों आउटकम को एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा दे दे के अलग अलग लिख दिए तो एक सेट बन गया जो इस एक्सपेरिमेंट का यानी टॉसिंग ए पेयर ऑफ क्वाइंस का सैंपल स्पेस कहलाया. यानी डिफिनीशन क्लियर है, सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट में जितने पॉसिबल, एक्सपेरिमेंट बोलते किसको है, तो वह ऑपरेशन जिसका आउटकम पहले से प्री डिफाइंड है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी पहले से डिफाइंड आउटकम है किन्हीं में से कुछ होगा, उनका लिस्ट बना देना, उनका सेट बना देना, उनको मिडिल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के साथ कोमा के साइन से अलग अलग लिख देना, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है. एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे इसी के जैसा, यह फर्स्ट क्वेश्चन है. अगर इसमें से किसी को कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा और इसमें आगे देखेंगे, उसके बाद आप पहला एक्सरसाइज आसानी से बना सकेंगे. क्वेश्चन का हेडिंग यही है, राइट द सिंपल स्पेस ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. दूसरा देखिए, ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया गया. इफ हेड अपेयर्स, अगर हेड आया, हेड
appears, then another coin is tossed, then another coin is tossed, otherwise a dice is thrown. A dice is thrown. सॉल्यूशन लिखिए। मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट है, कोई गेम हो रहा है, उस गेम में क्या करना है, एक क्वाइन फेंकना है। अगर हेड आ गया तो क्वाइन को फिर से फेंकना है, और अगर टेल आया तो अब क्वाइन को ना फेंक के उसके बदले एक डाइस को एक पासे को फेंकना है। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में तो आप इसी चीज को लिखेंगे कि व्हेन ए क्वाइन इज टॉस्ड, इफ हेड अपीयर्स, देन अनदर क्वाइन इज टॉस्ड, अदरवाइज ए डाइस इज थ्रोन। देन आप इस लैंग्वेज को पूरे लिखने के बाद यहां पे लिखेंगे देन सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस इज गिवन बाय, सैंपल स्पेस क्या दिया जाएगा, एस इक्वल टू, सैंपल स्पेस को किस चीज से डिनोट करते हैं, एस से। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अब अगर हेड आया तो हेड के साथ फिर सिक्का फेंकना है, तो हो सकता है दूसरा भी हेड आ जाए, या हेड के साथ क्या आ जाए, टेल आ जाए। फिर टेल के साथ हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कहा गया है कि हेड आया है तो दूसरा सिक्का फिर से उस सिक्के को फेंकना है। तो हेड आया फिर से सिक्के को फेंके तो हो सकता है कि दोबारा भी हेड आ जाए या दोबारा में टेल आ जाए। लेकिन अगर टेल आया तो सिक्के को फेंकना कहां है, अगर टेल आ गया तो अब उसके बाद क्या करना है, डाइस को फेंकना है। तो अगर टेल आया और डाइस फेंके तो हो सकता है कि डाइस पे 1 आ जाए, या हो सकता है कि डाइस हम फेंके तो डाइस पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, या फिर डाइस पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, या इस तरह से 4 आ जाए, 5 आ जाए, और क्या आ जाए, 6 आ जाए। यही पॉसिबल आउटकम है इस एक्सपेरिमेंट के। एक क्वाइन को फेंके, अगर हेड आया तो फिर से क्वाइन को फेंकेंगे, और अगर टेल आ गया तो डाइस को फेंकेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या पॉसिबल आउटकम, क्या क्या, जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक सिक्के को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है। तो पॉसिबल आउटकम है एक सिक्के को फेंकने पे हेड और टेल। एक डाइस को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या है, 1 2 3 4 5 नहीं तो 6। जब 2 डाइस को फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, 36। क्या क्या, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, इस तरह टोटल 36 आउटकम है। तो जब 36 आउटकम का सेट बनाएंगे तो 2 डाइसेस को फेंकने से जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका सैंपल स्पेस बनेगा। एक टाइप का और क्वेश्चन बताएं कि अगर रहे कि ए बैग कॉन्टेन्स 3 आइडेंटिकल रेड एंड 2 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, यानी एक बैग में 3 रेड बॉल हैं जो तीनों एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं, और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। If 2 balls are drawn randomly from the bag, then write the sample space of this experiment. अगर उस बैग से 2 बॉल निकाले गए तो उसका सैंपल स्पेस उस एक्सपेरिमेंट का क्या होगा। तो देखिए, लेट अस डिनोट ए रेड बॉल बाई आर एंड ए व्हाइट बॉल बाई डब्ल्यू। मान लीजिए कि एक रेड बॉल को आर से डिनोट करते हैं और एक व्हाइट बॉल को डब्ल्यू से। उस बैग में 3 व्हाइट बॉल थे और 2 रेड बॉल, यानी 5 बॉल थे। तो जब हम 2 बॉल निकालेंगे तो क्या आउटकम होगा, हो सकता है कि दोनों रेड बॉल हो, या हो सकता है दोनों व्हाइट बॉल हो, या पहला बॉल रेड निकले दूसरा व्हाइट निकले, या पहला व्हाइट निकले दूसरा रेड निकले। यही 4 आउटकम होंगे। तो इन चारों आउटकम को जब मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा का साइन देके लिख दिए तो यह हमारा क्या बन गया, सैंपल स्पेस एस। तो आशा करते हैं कि पहला एक्सरसाइज, अगर, लेकिन एक चीज और, पहला एक्सरसाइज बनाने के पहले आप एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स को बनाएंगे, और एग्जाम्पल्स बनाने के बाद आप पहले एक्सरसाइज को पूरा बना सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वह व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। उस क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे।